Hello everyone. Today we will be starting with our sixth chapter, and our sixth chapter is class as the basic of all computation. Objects and basically it's about objects and classes. ठीक है? So objects and classes के बारे में तो हम लोग यूनिट चैप्टर वन का यूनिट वन और यूनिट टू में पढ़े ही होंगे। नहीं पढ़े तो जाकर मेरा वो वीडियो देख लेना, यूनिट वन और यूनिट टू का, चैप्टर वन का। उस चैप्टर में भी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये चैप्टर भी बेसिकली तुम्हारा क्लासेस एंड यूनिट्स के बारे में ही है। इस चैप्टर में तुम्हारा बेसिकली एक रिकैप हो जाएगा वो सारा कंसेप्ट चैप्टर वन और चैप्टर टू का, और रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोगों का, और थोड़ा बहुत नया कंसेप्ट भी सीखेंगे जो वो दोनों यूनिट में नहीं था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है, जो सब चैप्टर का नेम है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, क्लास एज द बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस मतलब हमारा दिमाग में तो उप आना ही चाहिए। ठीक है, तब ये उप क्या है, ये उप है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उप नहीं फॉलो करता, बट जो कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उप को फॉलो करता है, लाइक तुम्हारा जावा उप को फॉलो करता है, सी प्लस प्लस उप को फॉलो करता है। पर तुम्हारा जो सी लैंग्वेज है ना, वो उप को फॉलो नहीं करता। तो मतलब तुम्हारा सी हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा तुम्हारा सी, पर तुम्हारा जो बाकी दो लैंग्वेज बोला, जावा और तुम्हारा सी प्लस प्लस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर कुछ ही एग्जांपल मेंशन किया, इस वैसा बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो उफ फॉलो करता है उफ फॉलो नहीं करता। पर ये एग्जांपल तुम लोगों के लिए काफी होगा। ठीक है, तो उप गया, उप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्यों उप है, उप का मतलब क्या है? मतलब ये चैप्टर्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में डील करेगा। ठीक है, अब तो एक चीज में जो बता दिया ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में, तो एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। सपोज तुम लोग पकड़ लो कि एक तुम्हारा स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक क्लास है। ठीक है, एक स्कूल में, तुम जो स्कूल में हो तुम्हारा एक क्लास है। ठीक है, वो क्लास पकड़ लो, पूरा क्लास है एक स्टूडेंट क्लास। ठीक है, और अंदर जो जो स्टूडेंट्स है ना, जो तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त का दोस्त है, और बाकी जो जो तुम्हारा क्लासमेट्स है, वो स्टूडेंट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। सपोज पकड़ लो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, ऐसे करके पकड़ लो 60 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तुम लोगों के क्लास में तो रोल नंबर होता ही होगा। तो रोल नंबर वन से सपोज मैं पकड़ता हूँ, एक क्लास में तुम्हारा 60 जन होता है। तो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू करके स्टूडेंट 60 है, 60 ऑब्जेक्ट्स अंडर दैट स्टूडेंट क्लास। अब हम वो 60 मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का हम मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, और बाकी जो जो डिटेल्स है, मार्क्स हो गया तुम्हारा, और हो गया उन लोगों का पर्सनल डिटेल्स, लाइक स्कूल के पास तो उन लोगों का पर्सनल डिटेल्स भी होता है ना स्टूडेंट्स लोग का। मतलब पर्सनल डिटेल्स, आई मीन जो तुम्हारा एड्रेस होगा, तुम लोगों का गार्जियन का फोन नंबर होगा, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो ये डिटेल्स होगा। तो ये हम वेरिएबल्स की मदद से समझे, मतलब स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम में हमारा। मतलब ये तो देखो, तुम्हारा तो एक प्राइमरी कंसेप्ट में दे रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं रियल लाइफ सिनेरियो से समझ रहा हूँ, क्योंकि सपोज पकड़ो तुम्हारा स्कूल का जो डेटाबेस होगा, ये डेटाबेस तुम्हारा उप यूज कर सकता है, ऐसे डेटा स्टोर कर सकता है। इसलिए मैं थोड़ा लाइक रियलिस्टिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे तुम्हारा वेरियस डेटा स्टोर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ उप। तो अब उप का लाइक प्रोग्रामिंग तो हम वैसे भी कर सकते थे, मतलब ये उप का अचानक से एक नेसेसिटी क्यों पड़ गया, ये हमें समझना पड़ेगा। तो उप का जो नेसेसिटी है वो यही है कि हम एक डेटा को एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर और सिक्योर मैनर में रखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एक बेसिक कंसेप्ट उप का। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, बुकिश डेफिनेशन। OOP is a way, मतलब object oriented programming is a way of writing a computer program that focuses on creating objects which are building blocks that are of certain properties and behaviors। ठीक है, अब जो तुम्हारा क्लास का स्टूडेंट्स है ना, मैं जो बोला क्लास मतलब एक क्लास स्टूडेंट है, उन लोगों का, उन जो स्टूडेंट्स होगा ना, वो सारा एक उस क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट्स होगा ना, उसका कोई सर्टेन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स होगा। ठीक है, and these objects can interact with each other to perform tasks and achieve goals। तो कुछ हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक हम तुम स्टूडेंट्स का
ओवरऑल क्लास का टास्क पकड़ लो तो ऐसे समझते हैं, ओवरऑल जो क्लास तुम्हारा जो जो स्टूडेंट्स होगा ना, उन लोगों का मार्क्स हम एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये उप का नेसेसिटी क्या है? उप का नेसेसिटी है तुम्हारा एक डेटा को रेस्ट्रिक्टेड और सिक्योर मैनर में रखना, ठीक है। तो ये गया। अब रेस्ट्रिक्टेड और सिक्योर मैनर में हम कैसे रख सकते हैं, वो मैं मतलब लेक्चर मतलब यूनिट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी के लिए तुम लोग रिवाइज के लिए समझ लो, ये रिस्ट्रिक्टेड और सिक्योर मैनर में रखता है डेटा को, ठीक है। क्लास क्या है? क्लास क्या है? वही बुकिश डेफिनेशन है। तुम्हारा क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स दैट प्रिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो एग्जाम्पल बोला वही थोड़ा फॉर्मल वे में डेफिनेशन में लिखा है, मतलब कुछ अलग सा नहीं है, ठीक है। अब इंस्टेंशिएशन क्या है? इंस्टेंशिएशन क्या है? इंस्टेंशिएशन सब पकड़ लो, एक वे है जो हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, जो बोला ना, ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2। प्रोग्रामिंग में जब हम वो स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को क्रिएट करेंगे स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो लाइक वही हो जाएगा तुम्हारा इंस्टेंशिएशन, ओके। सो उसके बाद आता है सिंटैक्स फॉर इंस्टेंशिएशन। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, तुम्हें पहले क्लास नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल टू देना पड़ेगा, उसके बाद न्यू लिखना पड़ेगा। न्यू देके वैसे ही क्लास नेम फिर से तुम्हें लिखना पड़ेगा। सपोज अगर तुम पकड़ लो स्टूडेंट है तुम्हारा क्लास और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट 1, तो ऐसा होगा स्टूडेंट स्पेस स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ओके। तो उसके बाद वो ब्रैकेट ओपन क्लोज देना पड़ेगा तुम लोग को। और एक सिंटैक्स लाइक देख भी सकते हो, डिफाइन कैसे करते हैं हम क्लास, मतलब सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग अ क्लास, ये देख लो, ठीक है। मतलब सिंपल भाई, मतलब तुम फर्स्ट में एक्सेस स्पेसिफायर लिखना, उसके बाद ये क्लास वर्ड लिखना, उसके बाद तुम्हें क्लास नेम देना पड़ेगा, उसके बाद तुम क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स है, मेथड्स है, कंस्ट्रक्टर है, वो सब लिख देना, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे और द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है। मतलब ये तुम्हें सिर्फ वो एसेंशियल फीचर्स ही मतलब शो करेगा, कोई बैकग्राउंड डिटेल्स शो नहीं करेगा। और ये हम लोगों का चैनल में एक बहुत सुंदर शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो। उसमें एक एटीएम मशीन का मदद से ये चीज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो वो एक बार देख लेना, तुम लोग को मतलब समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा वीडियो देख के। क्या होता है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तब हमारा दिमाग बहुत अच्छे से उस चीजों को ग्रैप्स करता है, ठीक है। वही होगा, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और उसके अलावा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये चीज भी मैं तुम लोगों के साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से एक बार डिस्कस करूंगा जिससे तुम लोगों को एक बार रिवाइज हो जाएगा चीजों, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पकड़ो, वो डेटा टाइप है जो यूजर खुद का प्रोग्राम में डिफाइन करता है, मतलब उस चीज का लैंग्वेज कंपाइलर में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। वो कंप्लीटली यूजर अपने प्रोग्राम में डिफाइन करेगा, अगर यूजर वो प्रोग्राम में अपना डिफाइन नहीं करेगा तो वो कभी नहीं यूज कर पाएगा, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो लैंग्वेज कंपाइलर में, जो कंपाइलर डेवलप किया है ना, वो ऑलरेडी कंपाइलर में डेवलप करके रखा है, ये चीज ऐसे ऐसे काम करेगा, और हम उस चीज को यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ठीक है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का तुम एग्जांपल पकड़ लो, तुम्हारा एरे होता है, ठीक है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप का तुम एग्जांपल पकड़ो पकड़ो तो होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ये 8 होता है तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। एक बार मतलब ये डिफरेंस पढ़ लेते हैं। दिस डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द यूजर, or these are built-in data types which are provided by the system. Okay, a user-defined data type includes a number of primitive data types. A primitive data type is an independent component. अब ये पॉइंट समझते हैं क्यों लिखा गया है a user-defined data type includes a number of primitive data types. This is because like तुमने user-defined data type जो मैं बोला, array, ठीक है। array क्या है? array एक collection of elements है,
linear collection of elements, more specifically जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम सेम डेटा टाइप के मदद से ही कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर पकड़ो एक एरे है, हम इंटीजर एरे ही ले पाएंगे, कैरेक्टर एरे ही ले पाएंगे। इंटीजर एरे में क्या होगा, हम सारा वैल्यूज इंटीजर लेंगे, और कैरेक्टर एरे में क्या होगा, सारा ही वैल्यू कैरेक्टर के लेंगे, ठीक है। और बाकी प्रिमिटिव, एनी प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को हम एरे बना सकते हैं, ठीक है। समझो तुम्हें बस, एरे तो हमें एक है कलेक्शन, ठीक है, पर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, वो तो दैट इज मेड अप ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप। So that's why a user defined data type includes a number of primitive data types, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चीज आता है, हम देखते हैं एक्सटर्नल रैपर क्लास। एक्सटर्नल रैपर क्या है एक्चुअली? एक्सटर्नल रैपर मतलब वैसे तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब समझने वाला, पर जिस डेफिनेशन में जो है वही हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल रैपर क्लास इज द क्लास डिक्लेरेशन enclosing the inner part with a pair of curly brackets। मतलब ये एक्सटर्नल रैपर जो है ना, उसके मेनली दो कंपोनेंट होता है, देखो। एक होता है क्लास और एक होता है क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास क्या है? क्लास तो एक रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब एक कीवर्ड भी तुम कह सकते हो, दैट इज यूज टू डिक्लेयर अ क्लास, ओके। और क्लास नेम क्या है? मतलब क्लास का जो नाम होता है वो। अब तुम क्लास कीवर्ड लिखो, उसके बाद तुम क्लास का नाम लिख लो, तो वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा, जो मैं बोला ना। एरे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कुछ देर पहले डिस्कस किया, तो वैसे क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। वैसे ही है एक्सटर्नल रैपर क्लास। ये मतलब वैसा कुछ समझने वाला चीज नहीं है, एक बेसिक थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट आता है क्लास का, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है उसका नाम है तुम्हारा एक्सेस स्पेसिफायर। तो तुम लोग लिखते हो ना पब्लिक क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो पब्लिक क्या है एक्चुअली? वो पब्लिक है तुम्हारा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अब पब्लिक तुम्हारा एक अकेला एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, तुम्हारा तीन टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर होता है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ठीक है। और पब्लिक वैसे हम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए मैं पब्लिक से ही स्टार्ट किया, तुम लोग रिलेट कर पाओगे इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर आर द कीवर्ड्स यूज्ड इन जावा टू डिफाइन द विजिबिलिटी of an accessibility of class in the fields and its methods from the other parts of the program. There are the three types of access specifiers in Java, ठीक है। मतलब कि एक्सेस स्पेसिफायर ये मतलब सेट करता है कि तुम्हारा जो क्लास है वो तुम्हारा प्रोग्राम का बाकी पार्ट्स से कैसे तुम एक्सेस कर पाओगे एक्सेस स्पेसिफायर को, ठीक है। तो पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना, वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अगर तुम यूज करोगे उस क्लास को या उस मेथड को, मतलब एक्सेस स्पेसिफायर तुम देखो, पब्लिक क्लास लिख सकते हो, अब तुम पब्लिक मेथड भी लिख सकते हो। इधर हम क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ क्लास, सो आई एम फोकसिंग ऑन क्लास ओनली। तो अगर तुम एक क्लास लिखो पब्लिक क्लास, वो पब्लिक क्लास को तुम प्रोग्राम के किसी भी कोने से एक्सेस कर पाओगे, तुम्हारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। प्राइवेट जो होता है ना, प्राइवेट मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन दैट सेम क्लास। मतलब अगर तुम्हारा जो प्राइवेट हो जाएगा ना, तो तुम वही क्लास से उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड में वो सेम क्लास से एक्सेस कर पाओगे, उसका सब क्लास से एक्सेस कर पाओगे, और उसका सेम पैकेज वाला कुछ होगा ना, उससे तुम एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अब इन सारा चीज का सिंटैक्स एग्जांपल्स मैं इधर नोट्स में अटैच कर दिया, ये तुम लोग एक बार देख लेना। ये भी समझने वाला कुछ चीज नहीं है, एक बार देख लेना, तुम लोगों को गारंटी समझ में आ जाएगा। नोट्स वैसे ही प्रिपेयर किया गया है तुम लोगों को समझ में आने के लिए, ठीक है। सो उससे मतलब तुम लोगों को वरी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं पहले। इन जावा एन इंस्टेंस वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड और कंस्ट्रक्टर। मतलब ये क्लास के अंदर तो तुम डिक्लेयर करो ही, पर तुम कोई क्लास के अंदर कोई मेथड या फंक्शन या कंस्ट्रक्टर उसके अंदर तुम ये डिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। और इस एक बार देख लेना कैसे लिखा जाता है तुम लोग का क्लास, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्लास वेरिएबल, जिसको हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं कभी कभी। इज अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ मेथड, member of a class, sorry. This is defined as a member of a class, declared as a member of a class outside any method.
ये भी मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर या किसी ब्लॉक के बाहर ही हम लिखते हैं। ठीक है। सो मतलब लिखते हैं मतलब डिक्लेयर करते हैं। क्लास वेरिएबल्स आर शेयर्ड among all the instances of the class and hold the data that is common among all the objects of the class। अब हम जब स्टैटिक वेरिएबल लिखते हैं हमें ये स्टैटिक कीवर्ड मेंशन करना चाहिए जब हम स्टैटिक वेरिएबल कोई लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक बार ये सिंटेक्स भी तुम लोग देख लेना हम कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज ही है ये। अब ये लोकल वेरिएबल क्या है? A local variable is a variable that is declared within a method। मतलब अब भी हम ये जो लोकल वेरिएबल आता है वो हम क्लास के अंदर तो लिखेंगे, प्लस क्लास के अंदर जो मेथड होगा, कंस्ट्रक्टर होगा या ब्लॉक होगा, हम उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। लोकल वेरिएबल्स हैव अ लिमिटेड स्कोप। मतलब हम जो स्कोप के अंदर लिखेंगे ना, हम फंक्शन के अंदर, उसका तुम्हारा मतलब वो स्कोप ही हो जाएगा। मतलब समझाता हूँ मैं, जो तुम्हारा एक फंक्शन का स्कोप हो जाएगा ना, वो वेरिएबल का स्कोप भी तुम्हारा फंक्शन का स्कोप के अंदर ही मतलब होगा। उसके बाहर तुम कोई एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो स्कोप के अंदर ही तुम सिर्फ एक्सेस कर पाओगे। Meaning that they can only be accessed within the block of the code in which they are declared। They are created when the block of the code is entered and are destroyed when the block of the code is exited। मतलब देखो, जब तुम्हारा वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा ना, तुम्हारा वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम में वो वेरिएबल का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। नहीं है वेरिएबल वो प्रोग्राम में। उसका सब एक सिर्फ एग्जिस्टेंस तुम्हारा वो कोड में ही होगा। ठीक है। ये था तुम्हारा एक बेसिक सा लोकल वेरिएबल। जो तुम्हारा बाकी जो दो वेरिएबल्स बोला, क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल, उन लोगों के डिफर कैसे करता है ये लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर डिफर करता है कि तुम लोकल वेरिएबल के स्कोप में लिखते हो, पर क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल तुम स्कोप के बाहर लिखते हो पर क्लास के अंदर लिखते हो। ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा आता है कंस्ट्रक्टर। तो भाई कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या है? कंस्ट्रक्टर पकड़ लो तुम, एक तुम्हारा फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम तुम्हारा क्लास नाम के साथ सेम होता है। ठीक है। वर्ड ऑफ फंक्शन तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब तुम वो क्लास का ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है। ये बाकी तुम्हारा मेथड्स के जैसा ही एक और मेथड होता है, स्पेशल टाइप का मेथड। स्पेशल क्यों मैं बोल रहा हूँ? स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका नाम तुम्हारा सेम होगा तुम्हारा क्लास नेम के साथ, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा तुम्हारा जब क्लास का तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है। तो अभी के लिए कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना ही समझ लो, पकड़ लो, ये तुम्हारा छोटा सा ट्रेलर है। क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर ही है भाई। कंस्ट्रक्टर पूरा ही समझाऊंगा तब। ठीक है। तो तब एक एक डिटेल्स कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए ये समझ लो कि कंस्ट्रक्टर कुछ फंक्शन है जिसका तुम्हारा फंक्शन नेम तुम्हारा सेम होता है और क्लास के नेम के साथ, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब तुम लोग लाइक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ठीक है। तो कभी कभी तुम लोगों को लग सकता है मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूँ जब मैं समझाता हूँ। ये इसलिए करता हूँ क्योंकि जब तुम लोग की लेक्चर देखोगे ना, एक चीज जब तुम लोग बार बार सुनोगे तो तुम लोगों का दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब घर में सेल्फ स्टडी करोगे तब टाइम तुम्हारा कम लगेगा, क्योंकि आधा से ज्यादा चीज चीज तुम्हारा ये लेक्चर जब अटेंड करोगे तभी तुम लोग का दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेरा मोटिव है तुम लोगों का याद हो जाना, इसलिए हो जाए इसलिए। ठीक है। सो इसके बाद तुम्हारा जो आता है उसका वो है मेंबर मेथड्स। तो मेंबर मेथड्स एक्चुअली क्या है भाई? इन जावा मेंबर मेथड्स आर आल्सो नोन एज instance methods, are methods that are declared inside a class and operate an instance and operate on the instance variable of the class। ठीक है। member methods can be accessed and modify the stage of the object of the class they belong to। ठीक है। मतलब ये पकड़ लो, फंक्शन है, मेथड्स मतलब ही फंक्शन। ठीक है। that is declared inside a class then operate on the instance variable। जो instance तुम्हारा variables होता है उसमें operate होता है भाई, ये उसमें कुछ कुछ काम कराता है। ये तुम्हारा जो मेंबर मेथड है। ठीक है। तो दे कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास से बिलोंग टू। यही है बेसिकली तुम्हारा मेंबर मेथड्स। उसके बाद आता है तुम्हारा स्टैटिक डेटा मेंबर्स। आई गेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए पहले ही। ये स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मतलब सेम ही कंसेप्ट है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इन जावा स्टैटिक डेटा मेंबर्स आल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल। ठीक है।
मतलब ये सेम ही चीज है तुम्हारा। फिर से मैं एक बार जस्ट डेफिनेशन रीड आउट कर दो, बिकॉज लाइक इस बार में तो जब ये बोला था मैं, तब तो मैं ईच एंड एवरी स्मॉल डिटेल्स बोल दिया था क्लास वेरिएबल के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं। इन Java, static data member, also known as class variable, is a variable that is declared as a member of the class with the static keyword. Static keyword बहुत जरूरी है जब तुम static data member मतलब class variable को लिखोगे। ठीक है। Unlike instance variable which are created when an object is created, static variables are created within a class, is loaded into memory and shared among all the instances of the class। मतलब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, while are created when an object is created, static variables are created। ओके, मतलब तुम पकड़ लो, जब तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होता है ना, which are वो कब क्रिएट होता है, when which are created when an object is created। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल तभी क्रिएट होता है तब तुम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है। but static variables are created when the class is loaded into the memory। पर static variable कब create होता है, जब तुम्हारा class loaded होता है into the load होता है into the memory and shared among all the instances of the class। और सब मतलब शेयर हो जाता है सारा इंस्टेंस क्लास में, ठीक है। ये एक डिफरेंस के तरह भी पकड़ सकते हो तुम लोग। मतलब इन चीजों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन तुम लोग पकड़ लो इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का। Instant variable created when an object is created. Static variables are created when the class is loaded into memory and are shared among all the instances of the classes। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेस्टेड क्लास। नेस्टेड वर्ड जब भी तुम लोग सुनोगे, समझ जाना कि नेस्टेड मतलब कुछ चीज के अंदर कुछ चीज। अब हम नेस्टेड फॉर लूप पढ़े तो मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। नेस्टेड इफ एल्स पढ़े मतलब नेस्टेड इफ के अंदर नेस्टेड नेस्टेड मान और एक इफ आ जाएगा। अब नेस्टेड क्लास मतलब तो तुम समझ गई होगे, मतलब एक क्लास के अंदर ही और एक क्लास होगा, ठीक है। तो वही है नेस्टेड क्लास। इन नेस्टेड क्लास का एप्लीकेशन ज्यादा तुम्हारा करिकुलम में नहीं है, इसलिए मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ ये याद रख लेना, क्लास के अंदर अगर क्लास होगा हम उसको नेस्टेड क्लास बोलेंगे, सिंपल। और तुम्हारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड ये बहुत ही एक मतलब इस कीवर्ड से मतलब तुम्हारा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन याद रख लो तुम्हारा काम हो जाएगा। This keyword refers to the current object in a method or constructor। जो current object होता है ना एक मेथड और एक कंस्ट्रक्टर का, दिस कीवर्ड वो करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 6, दैट इज क्लास एज द बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटेशन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इस चैप्टर का जो तुम्हारा नोट्स है, मतलब जो नोट्स में पढ़ा है, ये नोट्स तुमको हम लोग का वेबसाइट में notebooklive.in में मिल जाएगा। उधर से समझ लेना, मतलब देख लेना, पढ़ लेना। और अगर कुछ पार्ट में समझ में नहीं आया, वैसे तो एक रिवीजन टाइप लेक्चर था, क्योंकि ये सारा चीज में यूनिट 1 और यूनिट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी ये लेक्चर अटेंड करने के वक्त तुम लोग अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो तुम लोग एक कमेंट कर सकते हो, हम लोग रिप्लाई करने का फुल कोशिश करेंगे। और अगर समझ में नहीं आया फिर से एक बार वीडियो मतलब रिवाइंड करके देख लेना, आई गारंटी तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू।